लास्ट हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे एम्ब्रोलॉजी यूनिट पर यानी भ्रूण विज्ञान, और उस यूनिट पर हम बात पूरी कर चुके थे। नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए थे और उससे रिलेटेड वीडियो हम डाल चुके थे। उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जिस यूनिट पर बात कर रहे हैं वो है अपनी यूनिट नंबर 1, आवर्त बीजी पादपों में जनन। और इस यूनिट से जुड़े हुए अपने 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, और 4 मार्क्स की ये यूनिट है जो वार्षिक पेपर के सिलेबस के हिसाब से है। इस यूनिट का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन, और इसमें भी हमारा पहला शब्द एक 11वीं क्लास का शब्द है एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी। पादपों का एक ग्रुप है जिसको हम हिंदी में नाम दे रहे हैं आवर्त बीजी, यानी इस नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा ये वो ग्रुप है जिस पर बीज है प्लस बीजों पर आवरण है। यानी पादपों का वो समूह है जिसमें बीज भी पाए जाते हैं और बीजों पर बीज आवरण पाया जाता है, उस ग्रुप को बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और ये सबसे विकसित पादप समूह। दूसरा इस पाठ का मेन शब्द है जनन या प्रजनन। प्रजनन क्या है? प्रत्येक सजीव अपने समान सजीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये क्षमता पौधों में भी है, ये क्षमता जंतुओं में भी, मानव में भी ये क्षमता है। तो इस क्षमता को ही प्रजनन कहते हैं, और प्रजनन को मुख्यतः 2 पॉइंटों में डिवाइड कर सकते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इन दोनों में डिफरेंस का हमारा 2 नंबर का सवाल कभी बोर्ड पेपर में आया है, तो दोनों की परिभाषा या दोनों की डिफरेंस को अगर अपन तैयार करें तो फर्स्ट अलैंगिक जनन, सेकंड लैंगिक जनन। इसको बड़े आसान तरीके से आप समझिए। जैसे देखो, पहला अंतर, अलैंगिक जनन यानी इस प्रकार के जनन के अंदर जनन अंगों की विशेष आवश्यकता नहीं होती। जैसे मानव हमने जनन अंग पढ़े थे, वृषण, अंडाशय, ठीक है, ऐसी आवश्यकता अलैंगिक जनन में नहीं है, जबकि लैंगिक जनन में जनन अंगों की आवश्यकता होती है, यानी जननांग अनिवार्य है। दूसरी चीज, जब अलैंगिक जनन में जननांग अनिवार्य नहीं है तो इसका मतलब अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक निर्माण अनुपस्थित होगा, यहां पर युग्मक निर्माण उपस्थित होगा। तीसरा अंतर, अलैंगिक जनन में जब युग्मक नहीं बनेंगे तो ऐसी स्थिति में युग्मक बनने के दौरान हम पढ़े थे कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर क्या होगा? अनुपस्थित, और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? उपस्थित। अगला अंतर, जब अर्धसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में नहीं होता है तो इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसका जिक्र हमने 11वीं क्लास में किया था, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, और इसका जिक्र हम 12वीं के सिलेबस में भी किए थे। तो जीन विनिमय की घटना अलैंगिक जनन में तो नहीं होती, लैंगिक जनन में यह घटना होती है। तो जब ये घटना नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोन संतान बनती और यहाँ क्लोन नहीं बनता है। तो अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें विशिष्ट जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मक निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन, जीन विनिमय की घटना नहीं होती, जिस कारण पैदा होने वाले संतान जनक की ठीक क्लोन होती है, क्योंकि अंतर नहीं होता उसमें। जबकि लैंगिक जनन बिल्कुल उल्टा है, जहां विशिष्ट जनन अंगों की आवश्यकता होती है, युग्मक बनता है, अर्धसूत्री विभाजन, जीन विनिमय होता है, जिस वजह से बच्चों में अंतर आते हैं और इसी वजह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं अपने सिलेबस में। तो दोनों में अंतर का सवाल या दोनों की परिभाषा का सवाल बन सकता है। पाठ में अगर देखा जाए तो बड़ा क्वेश्चन अलैंगिक जनन ही बन रहा है। अलैंगिक जनन यानी एक ऐसा जनन जिसके अंदर युग्मक निर्माण की घटना नहीं हो रही। इसमें विशेष तरीके होते हैं, जैसे देखो, इसको हमने पाठ में 2 पॉइंट पर डिवाइड किया, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। मेन मैटर ये है, पर इस पर भी हम बात करेंगे। अनिषेक बीजता का मतलब इसमें बीज का निर्माण तो होता है पर बिना निषेचन के होता है। नया पौधा डेवलप होता है, विकसित होता है, पर बिना निषेचन के, बिना युग्मक निर्माण के। तो ये घटना जो है ये जनन का विशिष्ट तरीका है जिसका जिक्र हम लेसन नंबर 4 में करेंगे। दूसरी विधि है कायिक जनन। इस विधि को समझने से पहले हम एक बेसिक सामान्य बात करते हैं। मान लीजिए हमें एक नया पौधा विकसित करना है, तो उस नए पौधे को उगाने के लिए हम ज्यादातर पौधे का कौन सा हिस्सा यूज करते हैं? बीज। लेकिन
कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें बीज के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग को यूज करके एक नया पौधा विकसित किया जाता है। जैसे बीज के अलावा हम किसका विकास कर सकते हैं? हम तने का यूज कर सकते हैं, जड़ का यूज कर सकते हैं, पत्ती का यूज कर सकते हैं। ये पौधे के कहलाते हैं कायिक अंग। कायिक अंग उनको बोलते हैं जो प्रजनन में भाग नहीं लेते पर अपवाद स्वरूप ये भाग ले रहे हैं। तो ये जो हिस्से हैं, अगर हम इन हिस्सों से एक नया पौधा बना सकते हैं तो इस घटना को बोलते हैं कायिक जनन। तो एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है परिभाषा का, कायिक जनन एक विशिष्ट प्रकार का जनन है जहां बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी कायिक भाग से जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनाया जाता है। ये घटना प्रकृति में दो तरीके से हो सकती है, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से। दोनों शब्दों में अंतर आपको क्लियर है? प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा और कृत्रिम यानी मानव जनित। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण हैं जहां पर कायिक जनन होता है। जैसे तने का एग्जाम्पल ले तो हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे हम बात करें गुलाब की, गुलाब का जब नया पौधा विकसित करना होता है तो उसके तने का टुकड़ा लेते हैं जिसको अपन कलम कहते हैं। ऐसे जड़ के अंदर जिक्र किया हमने शीशम वगैरह का, पत्ती में जिक्र कराया पत्थर चट्टा का। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है प्राकृतिक कायिक जनन के एग्जाम्पल। लेकिन कृत्रिम कायिक जनन के अंदर कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं जिन विधियों का इस्तेमाल करके जो है कायिक जनन किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन को हमने कुछ विधियों में बांटा है। जैसे कर्तन, कर्तन को अंग्रेजी में कटिंग यानी कट करना, टुकड़े बनाना। जैसे ये एक तने का टुकड़ा है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और इस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करके नया पौधा बनाया। इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है जैसे गुलाब के अंदर किया जाता है। दूसरा शब्द है दाब लगाना। दाब लगाने के अंदर काटा नहीं जाता है, दाब लगाने के अंदर पौधे के अंदर जड़ों के विकास को प्रेरित किया जाता है, जिसके लिए दो तरीके पड़े। जैसे देखो टीला दाब विधि, इसको हमने चित्र के माध्यम समझा है तो उसको चित्र के माध्यम से देखिए। एक सामान्य पौधा, उसकी जैसे ये शाखाएं हैं, क्या करते हैं उसकी शाखों को इस तरीके से झुकाते हैं और उसको भूमि में दबा देते हैं। जैसे ये हिस्सा हो गया इसका, तो मिट्टी से उसको ऐसे दबा देंगे। और दबाने में एक चीज ध्यान रखेंगे, उस शाखा का अगला हिस्सा यानी कि टॉप जो है, जो उसका अग्र सिरा है वो बाहर निकला हो। तो ये विधि हम नॉर्मली उन पौधों पर काम में लेते हैं जिनकी शाखाएं पतली हो, लचीली हो। क्या करेंगे फिर समझिए, एक लंबी पतली शाखा का चयन करके उसको इस तरीके से दबाते हैं कि उसका अग्र सिरा जो है भूमि से बाहर निकल जाता है और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। थोड़े समय बाद इस शाखा के अंदर से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। उसके बाद इसे मुख्य पादप से काट के अलग कर देते हैं तो एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो टीला या दाब विधि के अंदर हम ऐसे पौधों का चयन करते हैं जो लचीले किस्म के होते हैं। वायुदाब विधि में ऐसा नहीं करते। वायुदाब विधि हम उन पौधों पर लागू करते हैं जिनके जो शाखाएं होती हैं मोटी और मजबूत और सख्त होती है। इनको हम झुकाना संभव नहीं होता। जैसे देखिए चित्र के माध्यम से एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है। मान लो ये पौधे की शाखा है, सबसे पहले इस शाखा के ऊपर की जो छाल है इसको काट के अलग कर लेते हैं, यानी छाल हटा लेते हैं। उसके बाद इस इलाके को या तो रुई से या किसी कपड़े से बांध देते हैं। इसे बोलते हैं गुट्टी बांधना। तो ये गुट्टी विधि भी है। फिर इसके ऊपर जल स्रोत की व्यवस्था कर देते हैं और उस जल स्रोत की इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि निरंतर जल स्रोत इसके ऊपर जल की सप्लाई करता है। अर्थात एक बड़ी शाखा के छाल को हटा के उस पर गुट्टी बांधकर, गुट्टी बांधने के लिए कपड़ा काम में ले सकते हैं, रुई काम में ले सकते हैं और उसके ऊपर मटकी लगा देते हैं और उसके ऊपर जल धारा प्रवाहित करते हैं। थोड़े समय बाद इस शाखा में से जब अपस्थानिक जड़ें निकल आती है तो इसको काट के अलग कर देते हैं। तो ये दोनों विधियों के अंदर एक पौधे में जड़ के विकास को प्रेरित किया जाता है। तीसरी विधि है रोपण। रोपण को अंग्रेजी में ग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की खास बात होगी, ग्राफ्टिंग जो होगा वो दो पौधों के बीच में होगा, जिसमें से एक पौधे को बोलते हैं कलम और एक पौधे को बोलते हैं स्कंद। अच्छे गुणों वाले पौधे को जिसका ग्राफ्टिंग किया गया है उसे बोलते हैं कलम और जिस पौधे पर ग्राफ्टिंग किया जाता है उसे बोलते हैं स्कंद। रोपण की जो घटना है उस घटना में हमने कुछ छोटे पॉइंट बांटे, जैसे जीवारोपण। इसमें क्या करते हैं,
कलम और स्कंद के अंदर वी शेप का चीरा लगाते हैं। ये चीरा कुछ इस तरीके का होता है कि ये चीरा एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होता है, एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठ जाता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट बैठ जाएंगे तो उसके बाद ये व्यवस्था बनेगी। ये ऊपर वाला कलम है, नीचे वाला स्कंद है, और अब इनको यहां बांध देते हैं। इस तरीके से बांधा जाता है कि इसके दोनों के संबंधों तक आपस में मिल जाते हैं। तो जीवारोपण के अंदर कलम और स्कंद में वी शेप का चीरा लगा के उन्हें इस तरीके से बांध दिया जाता है। दूसरा है कलिका रोपण। कलिका रोपण के अंदर क्या करते हैं, चीरा जो लगाते हैं वो टी आकार का लगाते हैं और इसके अंदर कलम को फिट बांध के और उसको फिर बांध दिया जाता है। तीसरा तरीका मुकुट रोपण। ये तरीका उन पौधों पर यूज करते हैं जिनमें क्या है, स्कंद तो बहुत बड़ा होता है, जैसे ये पूरा टुकड़ा स्कंद है। स्कंद मतलब जिस पर हमें कलम लगानी, और इस पर छोटे छोटे कलम सेट कर देते हैं बहुत सारे। तो ये एक व्यवस्था मुकुट की जैसी व्यवस्था बनती। तो चाहे मुकुट रोपण हो, कलिका हो या जीवा हो, इनमें तीनों में हमें एक तो स्कंद यूज करना है और एक कलम यूज करना है। ठीक, लास्ट टॉपिक इस पार्ट का है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की घटना जो एंजियोस्पर्म में होती है उसके लिए जिम्मेदार है पुष्प, और ये अपना 11वीं क्लास का टॉपिक था। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है, क्योंकि इसमें प्रजनन अंग पाए जाते हैं, और पुष्प के प्रजनन अंगों की सहायता से ही पादप क्या करते हैं, लैंगिक जनन। तो पाठ के एंड में पुष्प की संरचना से रिलेटेड एक टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक हमने नोट्स में प्रोवाइड नहीं करवाया है, क्योंकि ये टॉपिक 11वीं क्लास में था। चित्र आपके लिए जाना पहचाना, तो चित्र को समझ लीजिए। एक सामान्य पुष्प की संरचना की अगर हम बात करें तो उसके मेन 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है जो बाहरी बार होता है ब्राह्यदल। ब्राह्यदल समूह के रूप में होता है, समूह को बोलते हैं ब्राह्यदल पुंज, और इसके एक सदस्य को बोलते हैं ब्राह्यदल। इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने के संकेत यूज किया था। सबसे बाहर की तरफ होते हैं, हरे कलर के होते हैं। उससे नीचे दूसरा हिस्सा होता है दलपुंज। दलपुंज भी समूह का नाम है, जिसके एक सदस्य को दल नाम दिया है, और इसके लिए हमने सी संकेत यूज किया। दल सामान्यतः रंगीन होते हैं, कलरफुल, और इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना ताकि परागण की क्रिया आसान हो जाए। ये दोनों जो अंग हैं ये पुष्प के सहायक जनन अंग है, क्योंकि ये प्रजनन क्रिया में भाग नहीं लेते, केवल प्रजनन क्रिया में मदद करते। उसके बाद तीसरा अंग है पुमंग। पुमंग पौधे के नर जनन अंग को प्रेजेंट करता है, और इसके लिए हमने जो संकेत यूज किया था वो था ए। पुमंग के एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं, और एक पुंकेसर के 3 हिस्से हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। सबसे कम का परागकोश। उससे भी लास्ट हिस्सा है जायांग। जायांग, जिसके लिए हमने जी संकेत यूज किया था, ये मादा जनन अंग को प्रेजेंट करता है, और जायांग के एक सदस्य को हमने नाम किया है स्त्री केसर, और एक स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और अंडाशय के भीतर ही भरे होते हैं बीजांड। ये दोनों पुष्प के अनिवार्य जनन अंग है, क्योंकि ये प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो देखा जाए तो पुष्प की संरचना जो है आप 11वीं के सिलेबस के हिसाब से या नोट्स के हिसाब से उसको क्लियर कर सकते हैं। ये था अपना पहला चैप्टर।